दोस्तों, 9 सितंबर 2025 भारत के पड़ोसी देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है और इस आंदोलन में वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में कई सारी घटनाएं घटी हैं और इन कई सारी घटनाओं के पीछे ग्रहों के युग बहुत ही तरह साफ तरीके से दिखाई देते हैं। ऐसे में एक सवाल हर व्यक्ति के मन में उठता है कि नेपाल का भविष्य आगे कैसा होगा? क्या नेपाल और भारत के बीच में संबंध और अच्छे हो पाएंगे? क्या नेपाल में एक स्टेबल गवर्नमेंट दिखाई देती है या फिर नेपाल इसी तरह की परेशानियों से गुजरता हुआ नजर आएगा? मैं विपुल दीक्षित विप्स एस्ट्रो के इस चैनल पर आज आपके साथ बात करूंगा नेपाल की और नेपाल के भविष्य की, कि आने वाला साल या आने वाला समय नेपाल के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा। नेपाल में पिछले 17 सालों में 13 सरकारें बदल गई हैं। अब आप समझिए, 17 सालों में 13 सरकारें बदलने का एक स्पष्ट महत्व दिखाई देता है कि नेपाल में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और नेपाल की स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से नेपाल में विकास भी बहुत कम। नेपाल में आर्थिक चीजों भी बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। कोरोना काल से ही नेपाल की आर्थिक स्थितियां और ज्यादा खराब होती गई, जिसकी वजह से वहाँ की जनता को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नेपाल की हिस्ट्री को भी ध्यान से देखें तो यह तो बहुत क्लियर है कि नेपाल की राजशाही हटा दी गई। अगर आपको डेट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 28 मई 2008 ये वो समय था जब नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही नेपाल का जो एक बेस है वो कमजोर बना रहा और नेपाल जैसे ही गणराज्य घोषित हुआ, चीन ने नेपाल पर अपना अधिकार करने की कोशिश जारी करी। नेपाल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी और भारत के और नेपाल के संबंध बीच में बहुत ज्यादा कड़वे होते गए। बहुत ही ज्यादा परेशानियों दोनों देशों के बीच में होते हुए दिखाई दी। ऐसे में करंट वहां पर जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए और नेपाल के लिए आने वाला समय किस तरह से आगे जाता हुआ नजर आएगा? किसी ने सोचा था कि इस तरह का भी समय बनेगा? अचानक से नेपाल को एक पहली महिला प्रधानमंत्री देखने को मिलेगी। 12 सितंबर 2025 यह वो दिन था जब सुशीला
कार्की जी ने शपथ ली थी और अचानक से शपथ ली। रात्रि के समय पर ही शपथ ली थी और बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सुशीला कार्की जी को भी शपथ लेने के बाद कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 1 महीना अभी कंप्लीट हुआ उनके कार्यालय को, और इस 1 महीने में ही उन्हें कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। युवा आंदोलनों की तरफ से अभी भी प्रेशर बना हुआ। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते। ऐसे में नेपाल के लिए आने वाला अगर समय देखें, नेपाल की कुंडली को ध्यान से देखें और इस शपथ ग्रहण की कुंडली को ध्यान से देखें, तो 3 चीजें स्पष्ट तरीकों से दिखाई देती। पहली चीज, नेपाल में समय अभी जल्दी सुधरता हुआ नजर नहीं आता। मतलब कि नेपाल में बहुत सारी चीजें अभी और चैलेंजेस लेकर के आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। आने वाला समय नेपाल के लिए कष्टकारी होगा और नेपाल की जनता और कई सारी परेशानियों से गुजरते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। नेपाल में अभी 2027 फरवरी के पहले का समय काफी ज्यादा कठिन समय। शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव नेपाल को और ज्यादा कमजोर बनाता है। इस तरह वे योग हमें बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2026 का पूरा साल नेपाल में चुनौतियों वाला साल रहेगा। नेपाल की जनता को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सवाल बड़ा सीधा है कि क्या जेनजी जैसे और आंदोलन होंगे या नहीं। देखिए, 2026 में इस तरह के आंदोलनों से डिनाई नहीं किया जा रहा, मना नहीं किया जा सकता कि नहीं, क्योंकि नेपाल में इस तरह के आंदोलनों के योग अभी भी बना हुआ है। बट यस, एक चीज में यहाँ पर क्लियरली कह सकता हूं कि इस बार नेपाल की सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। मतलब कि सुशीला कार्की जी जो वह 2026 का समय आराम से निकालेंगी और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर पाएंगे और पिछले प्रधानमंत्री जैसे हाल इनका नहीं होगा। इस तरह के योग दिखाई देते। पूरे नेपाल में आंदोलन ना हो, बट नेपाल के कुछ इलाकों में कुछ बड़े आंदोलन देखने को मिले, कोई बड़ा नुकसान देखने को मिले, तो इस तरह के संकेत यहाँ पर जरूर दिखाई देते। तो इसलिए 2026 का समय और खासकर
2026 में फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना और साथ ही साथ सितंबर, अक्टूबर का महीना थोड़ा-सा सेंसिटिव महीना दिखाई देता है। यहाँ पर नेपाल में कोई बहुत बड़ी चिंताग्रस्त बात हो सकती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनाई देते हैं। किसी बड़े नेता को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे नेपाल में, तो भी इस तरह के योग स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे जैसे 2027 का साल आगे बढ़ेगा, चीजें नेपाल में बेहतर होते हुए नजर आएंगी, स्टेबल होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो नेपाल में 2026 का सेकेंड हाफ फाइनेंशियली एक बेटरमेंट लेकर के आएगा और नेपाल की जनता थोड़ी सी राहत महसूस करेगी। इस तरह के योग और इस तरह की के चांसेस दिखाई देते, मतलब कि 2026 मई जून के बाद नेपाल में सुशीला कार्की जी आर्थिक तौर पर कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे और यह बड़े डिसीजंस नेपाल की जनता को थोड़ी सी राहत देंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो 2026 का सेंसिटिव ईयर है और 2026 में युवा विरोध प्रदर्शन होने के पूरे पूरे योग दिखाई देते हैं। इसके बाद नेपाल में क्या वापस चुनाव हो पाएंगे? क्या नेपाल में एक सक्षम चुनाव हो पाएंगे? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चुनाव होते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, जिस तरह की कैलकुलेशंस मैं कर रहा, 2027 का साल पुनः चुनाव के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा या 2026 के एंड और 2027 में कहीं ना कहीं चुनाव के डायरेक्शन भी यहाँ पर बनते और सुशीला कार्की जी इन चुनावों को एस्टैब्लिश करके एक सफल डिसीजन लेते हुए नजर आएंगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते, मतलब कि व्यवस्थाओं को संभालने की अगर बात करें तो जो करंट प्रधानमंत्री है नेपाल के, यह पूरी तरह से सक्षम दिखाई देते हैं। शपथ ग्रहण की कुंडली अच्छी दिखाई देती है और शपथ ग्रहण की कुंडली में एक पूरा योग यहाँ पर बनता है कि कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस कर दिया जाएगा, चीजों को पॉजिटिवली हैंडल कर लिया जाएगा और मुसीबत का सामना कर लिया जाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर दिखते हैं। इसी वजह से नेपाल में आने वाला भविष्य जो है वह कुछ हद तक समानता और सुधरता हुआ नजर आता है। परंतु यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत,
नेपाल की कुंडली के हिसाब से एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं चीन का दबाव नेपाल पर बना रहेगा, या चीन नेपाल के साथ संबंध ज्यादा गहरे स्थापित करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते। तो चीन और नेपाल का सात गंठ रहेगा और भारत और नेपाल एक न्यूट्रल लेवल पर ही आगे बढ़ते हुए नजर आए। भारत का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि रोल जो है वो नेपाल के अंदर ना चल पाए और नेपाल परेशानियों से गुजरते रहे। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते। तो जब तक चीन का अधिकार बना रहेगा, चीन नेपाल को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करेगा और अगले इलेक्शन में भी चीन अपने नेताओं को नेपाल की गद्दी पर बिठाए और नेपाल को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास करे। इस तरह के भी योग स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बनते। तो इसलिए नेपाल के लिए अगर लंबे समय का एक स्वरूप देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, बट कुछ हद तक बेहतर दिखाई देता। अभी का समय जो है ये काफी ज्यादा खराब, और 2026 का साल जो है वो एक सेंसिटिव साल यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप भी नेपाल में रहते हैं, उम्मीद करता आप सभी के सवालों के जवाब मैंने दे दिए। और भी अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिख दीजिएगा। समय आने पर मैं उन सवालों को कैलकुलेट करके आप सभी को डायरेक्शन देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।